हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राधा अग्रवाल और अपने यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिरर पोएम सिल्विया प्लैथ की मिरर पोएम का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन। न सिर्फ वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन मैं आपको मीनिंग बताऊंगी, बल्कि पोएम के पीछे छिपे शब्दार्थ के साथ साथ भावार्थ भी मैं आपको पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगी। लेकिन पहले मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि आप जो स्क्रीन पर पिक देख पा रहे हैं, ये बेशक क्लास 6 की न्यू इमेजेस इंग्लिश की जो बुक है उसका चैप्टर 14 है, लेकिन ये पोएम कहीं पर क्लास 7 के सिलेबस में भी है, किसी किसी बुक में क्लास 8 के सिलेबस में है, कहीं 10th में है और कहीं 12th या उससे आगे बीटेक वगैरह के सिलेबस में भी कहीं कहीं पर ये है। तो जहाँ कहीं भी जैसे भी आपको ये पोएम है आपके सिलेबस में, ये सेम ही पोएम है और आपके लिए वीडियो बड़ा यूज़फुल होने वाला है। अगर आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन और इसके पीछे छिपा हुआ भावार्थ समझना चाहते हैं, आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे चैनल में आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सब्सक्राइब्ड बहुत कम है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए कविता से पहले थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस यहाँ से भी पुटअप किए जाते हैं। तो शॉर्ट में हम इसको फटाफट से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। Sylvia Plath 1932 to 1963 was an American poet known for her stark realism. Sylvia Plath जो है 1932 बॉर्न है, 1963 में इनका देहांत हो गया था। ये एक अमेरिकन कवयित्री थी और जो कि अपने कठोर रियलिज्म के लिए जानी जाती थी, यानी कि फैंटेसी वगैरह की जो है उस पर नहीं लिखती थी, ये वास्तविकता के बारे में लिखती थी। शी वॉज बोर्न इन बोस्टन, मैसाचुसेट्स के बोस्टन में ही पैदा हुई थी। शी पब्लिश हर फर्स्ट पोएम एट द टेंडर एज ऑफ 8। बहुत ही नाजुक जो एज होती है, 8 साल की छोटी सी एज में ही तभी इनकी पहली कविता प्रकाशित हो गई थी। कलोसस वॉज हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड इन 1960। वहीं 1960 में इनका पहला पोएम्स का कलेक्शन यानी कविताओं का जो संग्रह है वो प्रकाशित हुआ। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आपको, 8 साल की उम्र में उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी, लेकिन बहुत सारी कविताओं का पहला कलेक्शन जो प्रकाशित हुआ वो 1960 में हुआ था। द बेल जार, अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, वॉज पब्लिश्ड इन 1963। बेल जार नाम का एक नॉवल जो था उनका वो 1963 में छपा था। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, किसी की पूरी जीवनी लिखी हुई होती है, और सेमी ऑटोबायोग्राफी में कुछ घटनाएं, सच्ची घटनाएं किसी के जीवन से ली हुई होती हैं, लेकिन कुछ उसमें कल्पना से भी जोड़ दी जाती हैं। तो ऐसा ही उनका ये नावल था। In 1965, her most famous collection of poems, Ariel, was published, which has poems like Daddy and Lady Lazarus. 1965 में उनका जो सबसे मशहूर जो पोएम का कलेक्शन है एरियल नाम से, वो छपा था, और जिसके अंदर डैडी और लेडी लजारस जैसी फेमस पोएम्स भी थी। हर पोएम्स आर कंसीडर्ड कन्फेशनल इन स्टाइल। उनकी पोएम्स जो है वो स्टाइल में कन्फेशनल समझी जाती हैं। कन्फेशनल पोइट्री क्या होता है, ये भी अगली लाइन में ही समझाया हुआ है। कन्फेशनल पोइट्री एम्फेसाइजेज द इंटीमेट डिटेल्स अबाउट द पोइट्स पर्सनल लाइफ एंड देयर फीलिंग्स। कन्फेशनल पोइट्री जो होती है वो किसी भी लेखक की पर्सनल लाइफ और उनकी फीलिंग्स के बारे में इंटीमेट डिटेल्स यानी अंतरंग हमें जो डिटेल्स देते हैं, है ना, उनका वर्णन देते हैं, उसके ऊपर बल दिया जाता है। एम्फेसाइज यानी उन पे जोर दिया जाना। तो कन्फेशनल पोइट्री में पोइट की पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल लाइफ, अंतरंग चीज़ें जो होती है, भावनाएं होती हैं, उनके बारे में होती हैं। शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू विन द पुलित्जर प्राइज फॉर पोइट्री इन 1982 पॉस्थमसली यानी मरणोपरांत, मरने के बाद। तो वो पहली पर्सन थी जिन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था, मरणोपरांत मिला था। मिरर वॉज रिटन इन 1961। ये जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं 1961 में उन्होंने लिखी थी। द पोएम इज सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पोइट्स लाइफ। ये पोएम जो है इस कवयित्री के जीवन की छाया जैसी दिखती है, यानी कि उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखी है। वेरियस फिगर्स ऑफ स्पीच लाइक पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, मेटाफॉर एंड सिमिली हैव बीन यूज्ड इन द पोएम। बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कहने के तरीके, कविता कहने के तरीके होते हैं ये सब। जैसे पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन जैसा दर्शा के उनको बताया जाता है। इमेजरी में शब्दों के द्वारा कहीं का कोई एक चित्र खींचा जाता है। मेटाफॉर में उपमा दी जाती है कि भाई ये ऐसा है, उसको दूसरी चीज़ों के बारे में बोल के समझाया जाता है। सिमिली में दो चीज़ों में समानता बताई जाती है। तो ये पोएम कहने के अलग अलग तरीके हैं, तो उनकी पोएम्स में सारे तरीके अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच यूज होता था। टाइम इज अ मेजर थीम इन पोएम एज इट शोज द स्ट्रगल ऑफ द स्पीकर अगेंस्ट एजिंग। टाइम जो है, समय जो है, वो इस कविता की मेन थीम है, जो कि
ये जो पोएम है ये स्पीकर के एजिंग के खिलाफ एक उसके संघर्ष को दर्शाती है कि वो किस तरह से बढ़ती हुई उम्र के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। द पोएम मिमिक्स द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पोएट। उस समय बढ़ती उम्र को देख के पोएट की जो मानसिक स्थिति थी वो क्या थी, उसको ये पोएम जो है मिमिक करती है, यानी कि उसको दर्शाती है। तो आइए पोएम स्टार्ट करते हैं। आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट। एक्चुअली ये पोएम इस तरह से लिखी गई है जैसे कोई दर्पण यानी मिरर खुद अपनी कहानी कह रहा हो। तो यहाँ पर दर्पण कह रहा है आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट। मैं सिल्वर कलर का हूँ और एग्जैक्ट हूँ, यानी कि एकदम मैं जो कहता हूँ वो बात पक्की है। आई हैव नो प्रिकंसेप्शंस। मेरे कोई पूर्वाग्रह नहीं है। अगर हम शाब्दिक मीनिंग देखें प्रिकंसेप्शन का तो ये है कि पूर्वाग्रह। इसका मतलब ये कि पहले से मेरे दिमाग में कोई धारणा नहीं है ना। अब इसका वर्ड मीनिंग तो ये हुआ कि मैं सिल्वर कलर का हूँ और एग्जैक्ट हूँ। आई हैव नो प्रिकंसेप्शंस। इसके पीछे क्या मीनिंग छुपा है कि जैसे हम कभी किसी को देखते हैं तो हम उसके बारे में हमारे दिमाग में पहले से धारणा रहती है कि यार ये खूबसूरत है, ये लंबा है, ये नाटा है, ये ऐसा है वैसा है। लेकिन मिरर के मन में जब हम कांच के सामने कोई खड़ा होता है वो कोई पूर्वाग्रह नहीं, जैसे आप हो वैसा वो आपको एग्जैक्टली दिखा देता है। इसका ये मीनिंग है कि पहले से दिमाग में धारणा नहीं है। हम जब किसी को देखते हैं ना तो जज करते हैं, लेकिन मिरर के सामने जब भी कोई होता है वो उसे 100% वैसा ही दिखाता है जैसा कि वो है। वट एवर आई सी आई स्वॉलो इमीडिएटली। स्वॉलो का मतलब होता है निगल लेना, है ना। तो मिरर कह रहा है कि जो कुछ भी मैं देखता हूँ उससे मैं इमीडिएटली तुरंत देखते ही निगल लेता हूँ। यहाँ पर निगल लेने का क्या मतलब है, मिरर उसको खा नहीं जाता है, लेकिन जैसे ही आप कोई चीज़ मिरर के सामने ले जाते हो आपको मिरर के अंदर भी दिखाई देने लगती है। जैसे आप एक वाटर बॉटल अगर मिरर के सामने ले जाओगे आपको वो वहाँ भी दिखने लगेगी। तो मतलब जैसे ही कोई चीज़ मेरे सामने आती है मैं उससे निगल लेता हूँ, वो अंदर आ जाती है ना उसके। ये एक कहने का तरीका है कि स्वैलो इमीडिएटली। जस्ट एज इट इज अनमिस्टेड बाय लव और डिसलाइक। कैसे निगल लेता हूँ, जैसी वो है वैसी की वैसी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, जैसी वो है वैसी की वैसी मैं निगल लेता हूँ। अनमिस्टेड बाय लव और डिसलाइक। अनमिस्टेड यानी मिस्ट का मतलब होता है धुआं होना, है ना, कुछ धुंधला होना। तो अनमिस्टेड यानी कुछ भी मतलब कंफ्यूजन नहीं है, कोई लव या डिसलाइक। यानी कि जैसे हमारे साथ होता है ना, हम किसी को पसंद करते हैं, जैसे हमारी मम्मा है वो कैसे भी रूप में हो तो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, और अगर हमें कोई पर्सन नहीं पसंद है तो वो कितना भी अच्छे से तैयार हो कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ये कह रहा है ऐसा उस मिरर के साथ नहीं है। मिरर जो है, मैं जो हूँ, मिरर खुद कह रहा है कि जो भी चीज़ मेरे सामने आती है मैं उसे वैसा का वैसा निगल लेता हूँ, यानी कि वैसा का वैसा शो करता हूँ बिना प्रेम और डिसलाइक की भावना के। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये मुझे अच्छा लग रहा है या तो नहीं लग रहा है। उनसे मेरी जो एक्सप्रेस करने की जो आदत है वो, या मेरी जो एक्सप्रेस करने की जो स्टाइल है वो कहीं भी अनमिस्टेड है, मतलब उसमें कहीं भी धुंधलापन नहीं आता है, वो क्लियर है। आई एम नॉट क्रूअल ओनली ट्रूथफुल। मैं क्रूर नहीं हूँ। देखो सच बोलने वाले को है ना हमेशा क्रूअल कहा जाता है कि ये क्रूर है भाई, ये बहुत ही दयालु नहीं है ना। अगर कोई अच्छे से तैयार होकर आपके सामने और बोले कैसा लग रहा है, अरे बेकार लग रहा है, बिल्कुल ऐसे थोड़ी कहोगे। आप कहोगे यार ठीक है पर थोड़ा सा ही कर ले तो और अच्छा हो जाएगा, या थोड़ी ड्रेस का कलर थोड़ा ऐसा होता तो एक होता ना। लेकिन मिरर तो एकदम सच बोलेगा सामने आते। अगर आप गंदे लग रहे हो तो आप जैसे मिरर में देखोगे आप गंदे ही दिखोगे, है ना। तो वो कह रहा है लेकिन मैं क्रूअल नहीं हूँ, मैं केवल ट्रुथफुल हूँ, मैं केवल सच बोलता हूँ। द आई ऑफ अ लिटिल गॉड फोर कॉर्नर्ड। मैं वैसे ही हूँ जैसे किसी भगवान की आंखें होती है। लिटिल गॉड एक छोटे से भगवान की आंखें होती है, फोर कॉर्नर्ड, जो चारों कोनों में देख पाती हैं। अक्सर क्या होते हैं, मिरर फोर कॉर्नर्ड होते हैं, वैसे तो राउंड वगैरह भी होते हैं लेकिन चारों तरफ वो देख पाते हैं। हम इसका मीनिंग ये लगा सकते हैं कि मिरर जो है वो अपने चारों तरफ यानी सामने के चारों कोनों में देख पा रहा है। तो जैसे एक भगवान की आंख चारों कोनों में होती है वैसा ही मैं भी हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ। और उसके अलावा ये फोर कॉर्नर्ड गॉड इसलिए भी कहा गया है, फोर कॉर्नर्ड तो इसलिए कहा गया है क्योंकि चारों कोनों में देख पाता है, बराबर है ना, सब तरफ। और गॉड इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान की तरह ही फेयर है ना, जस्ट है, सच बोलता है। उसके मन में कोई ये नहीं है कि नहीं मैं इसको प्यार करता हूँ इसको नहीं करता हूँ, नहीं, जो उसके सामने है उससे वो वैसा का वैसा दिखाता है, इसलिए कहा गया है गॉड। ठीक है, भगवान की आंखों के सामने जैसे सब बराबर होते हैं ऐसे ही कह रहा है कि आई ऑफ अ गॉड, और वो भी फोर कॉर्नर्ड। Here is the second stanza of the poem. Most of the time I meditate on the opposite wall.
ज़्यादातर समय मैं मेडिटेट करता रहता हूँ, यानी ध्यान लगाता रहता हूँ अपोजिट वॉल, जो मेरे सामने दीवार है। भाई जैसे अपने कमरे में जहाँ पे भी मिरर है, अपने रूम्स में, अपने घरों में, तो वो हमेशा सामने वाली दीवार ही दिखती है ना उसमें। हम तो कभी जब रेडी होते हैं तो उसमें दिखते हैं, या हम आते जाते मिरर के सामने से तो उसमें हल्का सा अपना कभी रिफ्लेक्शन पड़ता है, वरना वो तो 24 आवर वही है और वो वॉल उसके सामने ही है। तो वो कह रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम मैं सामने की वॉल पर मेडिटेट करता रहता हूँ। इट इज़ पिंक विद स्पैकल्स। ये कलर में पिंक है जिसपे हल्के हल्के से धब्बे हैं। आई हैव लुक्ड एट इट सो लॉन्ग। मैंने इस पर बहुत लंबे समय तक देखा है और मैं देखता रहता हूँ। ये धब्बे वाली बात क्यों कही गई है? देखो, क्योंकि हम जब किसी को नया नया जानते हैं या किसी से थोड़ी देर मिलते हैं ना, तो वो हमें बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन जब हम उसे लंबे समय तक जानने लगते हैं तब हमारे सामने उसकी कमियां भी उजागर होने लगती है। इसलिए कह रहा है कि मैं सामने की जो वॉल है वो पिंक है, लेकिन उस पर थोड़े धब्बे भी। इसने उसको इतने समय तक देखा है कि ये जानता है कि उसकी क्या कमियां हैं, उसमें क्या खराबी, सब कुछ जानता है। आई हैव लुक्ड एट इट सो लॉन्ग। मैं उसे बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ। आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ माई हर्ट। आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ माई हर्ट। मुझे लगता है ये मेरे ही हृदय का एक पार्ट है ना, हमेशा मेरे अंदर दिखाई देती रहती है, तो हमेशा उस मिरर के अंदर दिखाई देती है ना। तो कह रहा मुझे लगता है कि ये मेरे दिल का ही एक पार्ट है, बट इट फ्लिकर्स। लेकिन ये झिलमिलाती रहती है। फ्लिकर्स यानी झिलमिलाना, कभी बुझना कभी जलना, ऐसे उस चीज़ को बोलते हैं झिलमिलाना। तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? झिलमिलाता क्यों है भाई? जब हर्ट में सामने बोले तो झिलमिलाती क्यों है? इसलिए क्योंकि फेसेस इन डार्कनेस सेपरेट अस ओवर एंड ओवर। क्योंकि जो फेसेस हैं, यानी जैसे हमारे परिवार में हम हैं, हम देख रहे हैं, मम्मा देख रही हैं, पापा देख रहे हैं, हस्बैंड देख रहे हैं, कोई जो भी लोग हैं, बीच बीच में फेसेस आते हैं उस वॉल और उस मिरर के बीच में। तो वो जो फेसेस है, एक तो तब उसमें बाधा पड़ती है ना, वो जो वॉल का रिफ्लेक्शन है वो थोड़ा सा झिलमिलाता है कि अब वॉल कम दिख रही है, दूसरा पर्सन ज़्यादा दिख रहा है। और कभी जो डार्कनेस होती है, अगर एकदम अंधेरा हो जाता है तब भी उस मिरर में वो वॉल दिखाई नहीं देती है, अंधेरे में तो मिरर में दिखाई नहीं देता है। तो बोल रहा है कि मुझे कभी कभी लगता है कि ये वॉल मेरे हार्ट का पार्ट है, लेकिन फिर ये फ्लिकर होता है, यानी कि ये झिलमिलाता है। कब कब झिलमिलाता है? जब या तो चेहरे लोगों के या फिर जो डार्कनेस से अंधेरा जो है वो हम दोनों को अलग कर देता है। अलग क्यों कर देता है? क्योंकि दीवार और मिरर के बीच में चेहरा आ जाता है या फिर डार्कनेस आ जाती है तो भी वॉल दिखाई नहीं देती है। तो ओवर एंड ओवर यानी बार बार, हर बार फेसेस और डार्कनेस जो है वो हम दोनों को सेपरेट कर देते हैं। नाउ आई एम अ लेक, अ वुमन बैंड्स ओवर मी। अब जो दर्पण है, जो मिरर है, वो अपने आप को एक लेक बता रहा है। यहाँ पर मिरर लेक नहीं है, लेकिन कभी कभी लेक पे भी फेस दिखता है ना अपना। तो आई एम अ लेक, अ वुमन बैंड्स ओवर मी। मैं अब एक झील हूँ। अब जो है वो अपने आप को एक दूसरी चीज की उपमा दे रहा है कि भाई मैं एक झील की तरह हूँ, और एक विमेन जो है वो बैंड्स ओवर यानी झुकती है। बैंड्स ओवर मी यानी मेरे, बैंड यानी मुड़ना, झुकना। तो एक औरत जो है वो मेरे ऊपर झुकती है। सर्चिंग माई रीचेज फॉर वॉट शी रियली इज। रीचेज यानी कहाँ तक पहुंचे, यानी कितनी गहराई है मुझ में, इसलिए सर्च करती है वो, क्योंकि वो जानना चाहती है कि वो सच में क्या है। अब देखिए, दर्पण को या झील की उपमा क्यों दी गई है? गहराइयों को, डेप्थ को शो करने के लिए, गहराई को दिखाने के लिए, है ना, कि जो एक औरत है वो मेरे अंदर देखती है, झांकती है और मेरी गहराइयों तक झांकती है। यानी कई बार वो अपने फेस को बहुत ही लंबे समय तक और बहुत ध्यान से देखती है कि एक्चुअली वो क्या है ना। तो वो मेरी गहराइयों तक पहुंचना चाहती है। रीचेस यानी गहराइयाँ, तो वो मेरी गहराइयों को खंगालती है। यानी दर्पण के अंदर वो देखती रहती है कि आखिर वो क्या है, उसकी ट्रू पर्सनालिटी क्या है, व्हाट शी रियली इज। सच में एक्चुअली वो क्या है, क्या वो इतनी खूबसूरत है, क्या वो कैसी दिखती है, वो सब मेरे अंदर देखती रहती है। Then she turns to those liars, the candles or the moon। और तब जब वो मेरी तरफ गहराइयों में देखती है तो उसे अपनी ट्रू पर्सनैलिटी दिखाई दे जाती है, और तब वो झूठे लोगों की तरफ मुड़ती है। झूठे लोग कौन है? द कैंडल्स और द मून, मोमबत्तियां या फिर चंद्रमा। क्यों भाई उन्हें झूठे क्यों कहा गया है? क्योंकि कैंडल की डिम लाइट में और चंद्रमा की कम रोशनी में जो चीज़ें हैं वो चमकीली और खूबसूरत दिखाई देती हैं। क्योंकि वो लाइट डिम है तो उनकी जो कमियां हैं, जो दाग धब्बे हैं, या अगर हम फेस की, ह्यूमन फेस की बात करें तो जो एजिंग के निशान हैं, जो भी दाग धब्बे हैं, वो कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं। जो भी अगर चीज़ें हैं, ह्यूमन फेस है, जो भी कुछ है, वो चंद्रमा की रोशनी में या मोमबत्ती की रोशनी में जैसा वो है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। क्योंकि लेकिन जैसे सूरज की रोशनी होती है, बड़ी लाइट जलती है ना, और दिन है, ब्रॉड डे लाइट है, तो
सारी कमियों के साथ वो चीज़ हमें दिखाई देगी, तो वो जैसी है वैसी दिखाई देगी, है ना। झूठे तरीके से वो हमें ब्यूटीफुल नहीं दिखाई देगी। इसीलिए उसने कैंडल्स और मून को झूठा कहा है, क्योंकि वो लोग अपनी डिम लाइट में उन्हें नकली रूप से खूबसूरत दिखाते हैं, जबकि वो है नहीं। कोई भी चीज़, है ना, चाहे वो ह्यूमन फेस हो और कोई चीज़ हो, वो नकली रूप से अपीयर होती है चीज़ें, उनकी डिम लाइट की वजह से खूबसूरत अपीयर हो रही है। तो कहता है बस मेरे अंदर जब वो ट्रू पर्सनैलिटी देखती है अपनी, तब वो इन झूठों की तरफ मुड़ती है ना, कि वो उसे खूबसूरत दिखाएंगे। आई सी हर बैक एंड रिफ्लेक्टेड फेथफुली, और जब वो उनकी तरफ मुड़ती है तब भी मैं उसकी पीठ को देख रहा हूँ, लेकिन मैं उसको फेथफुली रिफ्लेक्ट करता हूँ। उसकी पीठ को भी मैं विश्वसनीय तरीके से, उसके भरोसेमंद तरीके से मैं उसकी परछाई उसको दिखाता हूँ। यानी कि वो चाहे मेरी तरफ नहीं देखे, लेकिन मैं उसे हमेशा उसकी असली परछाई दिखाता रहता हूँ। She rewards me with tears and an agitation of hands. वो मुझे इस चीज़ का क्या रिवॉर्ड देती है, जो मैं उसे सच बता रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ, वो मुझे रिवॉर्ड करती है अपने टीयर्स के साथ। कभी कभी वो आईने में अपने आप को देखकर रोती है, तो आईना ये बोल रहा है कि कभी कभी वो मुझे रिवॉर्ड देती है, इनाम देती है अपने आंसुओं के साथ और अपने हाथों की हलचल के साथ, है ना। यानी कि उसके हाथों में एक बेचैनी सी है, थरथराहट सी है, वो घबरा रही है, परेशान हो रही है अपने ट्रू पर्सनैलिटी को देख के। तो वो आईने को सच बताने का रिवॉर्ड क्या देती है, अपने आंसू और अपने हाथों का कंपन। आई एम इम्पॉर्टेंट टू हर, शी कम्स एंड गोज। हालांकि मैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट तो हूँ, इसीलिए वो बार बार आती है और जाती है। आईना एक स्त्री के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, ये तो सच है। इसीलिए वो बार बार, अगर उससे नहीं होता कि नहीं भाई ये मुझे ट्रू पर्सनैलिटी दिखाता है, मैं तो नहीं देखूंगी, तो वो नहीं आती ना। लेकिन वो बार बार आती है और फिर से जाती है, क्योंकि ये चीज़ उसका बार बार आना और जाना ही बताता है कि हालांकि उससे अपनी ट्रू पर्सनैलिटी से दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट तो हूँ। ईच मॉर्निंग इट इज हर फेस दैट रिप्लेसेस द डार्कनेस। हर सुबह वो आती जाती है ना, तो हर सुबह ये उसका फेस ही है जो डार्कनेस को रिप्लेस कर देता है। यानी रात भर से मैं डार्कनेस में डूबा हुआ होता हूँ, और जैसे ही सुबह होती है वो आती है और उस डार्कनेस को रिप्लेस कर देती है। डार्कनेस को हटा के और अपना फेस देखती है मिरर में। हर स्त्री सुबह सुबह उठ के एक बार, सब नहाते हैं धोते हैं तैयार होते हैं ना, तो वो कह रहा है कि हर सुबह वो एक वुमन ही है जो कि रोज सुबह आती है और अपने फेस से उस डार्कनेस को रिप्लेस कर देती है। रात भर का जो अंधेरा था उसको हटा के उसकी जगह वो अपना फेस देखती है। इन मी शी हैज ड्राउन्ड अ यंग गर्ल। मेरे अंदर उसने एक जवान लड़की को डुबो दिया है। पहले हम वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद भावार्थ पे आते हैं। इफ इन मी शी हैज ड्राउन्ड अ यंग गर्ल, मेरे अंदर उसने एक जवान लड़की को डुबो दिया है। एंड इन मी एन ओल्ड वुमन राइजेज टुवर्ड्स हर डे आफ्टर डे लाइक अ टेरिबल फिश। और मेरे ही अंदर एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ राइजेस टुवर्ड्स हर, उसकी तरफ राइज होती है ना, बढ़ रही है। डे आफ्टर डे, हर दिन के बाद एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ आ रही है, जबकि उसने एक जवान लड़की को मेरे अंदर डुबो दिया है। अब इसका क्या मतलब है कि मेरे अंदर उसने एक जवान लड़की को डुबो दिया। जब से वो यंग थी, है ना, टीन एज की जब से लड़कियां होती हैं, तब से वो बार बार मिरर में देखती हैं और अपने आप को बढ़ते हुए देखती हैं। जब तक वो एक यंग एज में आती है, शी लाइक्स, है ना। जब जैसे जैसे उम्र ढलने लगती है तो उन्हें एहसास होने लगता है कि यार मैं तो पहले ज़्यादा अच्छी लगती थी, अभी मेरी एज हो रही है। तो वो जो यंग गर्ल थी, जो 14, 15, 20, 25 ईयर्स की जो गर्ल थी, उसको उसने उस आईने में डुबो दिया है। यानी कि पहले ही वो उसको आईने में दिखाई देती थी, लेकिन अब दिखाई नहीं देती है। ड्राउंड का मतलब क्या है, आईने के अंदर कहीं डूब गई है, खो गई है, अब वो से नहीं मिल रही, वो नहीं मिल सकती है क्योंकि वो एज चली गई है। और एन ओल्ड वुमेन, एक उसकी जगह एक बूढ़ी औरत, बड़ी एज की जो औरत है, हर दिन और हर अगले दिन वो और बड़ी होती जा रही है और वो उसमें से आईने में उभरती है और उसकी तरफ बढ़ती है। यानी कि खुद ही है ना, वही औरत है ना जो पहले यंग थी, अब वो यंग जो उसकी यूथ है वो कहीं कहीं खोती जा रही है और धीरे धीरे वो बड़ी होती जा रही है। लाइक अ टेरिबल फिश, एक खतरनाक मछली की तरह। खतरनाक मछली किससे कहा गया है यहाँ पर, जिसे टाला नहीं जा सकता है ना। एजिंग को कहा गया है, बढ़ती हुई उम्र, जो कि इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है। एजिंग और डेथ दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम न तो अवॉइड कर सकते हैं, ना ही हम उनको रोक सकते हैं। वो इनएविटेबल है, अनिवार्य है वो, है ना, आएंगी ही आएंगी। तो इस पोएम का मेन मैसेज क्या है कि हमें जो है एजिंग के साथ, या किसी भी, डेथ और एजिंग एक जीवन का ट्रुथ है ना। वुमेन जो है वो बार बार आईने में देखती हैं, चिंतित होती हैं कि मेरी उम्र, ये
जो पोएट हैं उसके विचारों को दर्शा रही है पोएम। जब वो बड़ी हो रही थी तो उन्हें लग रहा था यार मेरा यूथ तो कहीं खोता जा रहा है, जबकि ये तो अच्छी सोच नहीं है ना। जब आप एक बच्चे हैं, बच्चे से बड़े होंगे, बड़े से आप टीन एज में आएंगे, फिर आप यंग होंगे, धीरे धीरे यूथ जो है वो जाता है ओल्ड एज। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें चिंतित नहीं होना चाहिए, लाइफ के हर फेज़ को एंजॉय करना चाहिए बजाय अपनी लुकिंग की। और इसके हमें अपनी बढ़ती उम्र के हिसाब से ही अपना पहनावा, अपना सब कुछ रखना चाहिए और कुछ जीवन में अच्छा करना चाहिए। तो ये था इस पोएम का अर्थ भी और भावार्थ भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।